आपके पास बहुत से चॉइसेस हैं और उनमें से एक चॉइस है यूपीएससी सीएमएस, द कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट एग्जाम का क्या है। पेपर 2 कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द सर्जिकल स्ट्रीम्स। तो सर्जिकल स्ट्रीम्स में सर्जरी, जनरल सर्जरी से 40 क्वेश्चंस, जनरल सर्जरी, ऑप्स गाइन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हैव द इक्वल वेटेज। इन सब को मिला के आपको कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली high yield topic. Key strategies that you should employ so that you can get the best out of your attempt at UPSC CMS. Guys, you are the master of your own career. आपको कैसे करियर बिल्ड करना है आप तय करते हो, नॉट द सिस्टम और द सोसाइटी। तो आज हमें थोड़ा सा हर्ड मेंटालिटी से हट के सोचने की भी ज़रूरत है। हाँ, आई एग्री, आफ्टर योर MBBS, naturally progressing into the postgraduate education through NEET PG and then becoming a specialist is one of the tried and tested career path. But then लाइफ में आपके पास बहुत से और दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ता है टू मेक अ करियर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव कंप्लीटेड MBBS एंड देन यू हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत लोन भी है, वो सब चुकाना है। सो राइट नाउ यू मे नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप बैठ के नीट PG के लिए और 2-3 साल निकाल सको एंड देन गेट इनटू द PG और फिर रियल अर्निंग उसके बाद में स्टार्ट हो। रियल हीरो वही होता है जो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कंधों पे उठा के चलता है। सो इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू नीड टू बिल्ड करियर अर्ली और थ्रू अ डिफरेंट रूट, आपके पास बहुत से चॉइसेस हैं और उनमें से एक चॉइस है यूपीएससी CMS, द कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज हम इस एग्जाम का एक ब्लूप्रिंट देख लेंगे कि एग्जाम होता क्या है, कितने सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, उन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर आपको यूपीएससी CMS रूट से अपना करियर बिल्ड करना है तो ये आपको मदद करेगा। ओके, so what is this UPSC CMS exam? This is basically the exam conducted by the Union Public Service Commission to recruit doctors under the central government. So you will be working for the central government as the medical officer. बहुत सारे एडेड पर्क्स एंड बेनिफिट्स है जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत से दूसरे वीडियो मॉड्यूल्स में हमने डिस्कस कर लिया है। सो विल नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम आर्किटेक्चर, ब्लूप्रिंट एग्जाम का क्या है। इट्स अ डुअल पेपर सिस्टम, तो 2 पेपर्स आपको लिखना होगा एंड those who qualify this, they will be called for a structured assessment, basically interview, right? तो marks distribution इन दोनों के बीच में कैसा है वो भी हम देख लेंगे। So the architecture goes like this. आपके पेपर 1 में it's dedicated to the medical streams, तो आपको जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे। You are expecting 96 questions from general medicine. आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि this all will be प्योरली मेडिसिन क्वेश्चंस, दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद द बेसिक साइंसेस। तो बेसिक साइंसेस को हम पूरा वॉमिट करके तो नहीं चल सकते हैं, बट हाँ, द वेटेज इज रिलेटिवली लेस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी क्लिनिकली ओरिएंटेड मेडिसिन क्वेश्चंस। पीडियाट्रिक्स से अराउंड 24 क्वेश्चंस एंड दैट मेक्स इट 120 क्वेश्चंस। और 120 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स अलॉटेड है 250 मार्क्स एंड इसके लिए आपके पास जो टाइम होगा वो रहेगा 2 आवर्स फॉर 120 MCQs, 250 मार्क्स। पेपर 2 कॉन्सेंट्रेट्स ऑन दी सर्जिकल स्ट्रीम्स। तो सर्जिकल स्ट्रीम्स में सर्जरी, जनरल सर्जरी से 40 क्वेश्चंस, OBG से 40 क्वेश्चंस एंड PSM, बिकॉज फॉर द पब्लिक हेल्थ PSM इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और गवर्नमेंट ऑफकोर्स वेटेज तो देगा ही। सो 40 क्वेश्चंस फॉर PSM, सो 40 दैट मेक्स अप अगेन 120 क्वेश्चंस, 250 marks and 2 hours. Those who qualify, eventually they have to also attend a personality test. It's kind of clinical viva and professional competence evaluation. The method is going to be through interactive interview and 100 marks are assigned for it. तो मतलब written paper के लिए total 500 marks and interview के लिए 100 marks and collectively the written and the interview marks put together finally UPSC आपको एक rank list देंगी और rank list के हिसाब से you can choose the cadre where you want to work. Okay, now let's understand what is the distribution of questions, which subjects you need to give more emphasis or importance. Now when we look at this distribution of questions, we already know 96 questions medicine से आ रहे हैं, so that carries the highest weightage. Medicine accounts for total 40% of all the questions that they are coming in that exam, right? तो इसलिए हमें मेडिसिन को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी मैं समझा दूंगा what you can do. जनरल सर्जरी, ऑप्स गाइन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन हैव द इक्वल वेटेज। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है? आई वांट यू टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन PSM
बिकॉज छोटा सब्जेक्ट है, सो लेस एफर्ट में आपको ज़्यादा यील्ड मिल रहा है. सो PSM यू कैनॉट अफोर्ड टू मिस. एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज पीडियाट्रिक्स. पीडियाट्रिक्स से 24 क्वेश्चंस या 10% आ रहा है. अगेन less effort, high yield. So you can't afford to miss these topics, they miss these subjects. And relatively मैं यही कहूँगा कि जनरल सर्जरी के कंपैरिजन में ऑब्स गायनी इज रिलेटिवली स्मॉलर सब्जेक्ट, गिविंग यू द सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज द सर्जरी. ओके, सो दिस इज द यूजुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पेपर, द मेडिसिन फोकस्ड पेपर. Now, how do you master medicine and pediatrics for UPSC CMS examination? मैं और मेरे टीम ने पिछले कुछ साल का जो UPSC CMS पेपर्स थे उनको एनालाइज किया है, एंड वी हैव मेड अ कंपाइल्ड अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम विच क्वेश्चंस हैव रिपीटेडली अपीयर्ड. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं मेडिसिन से? फ्रॉम द कार्डियोलॉजी एंड पल्मोनोलॉजी एंड न्यूरो. अगर मैं कार्डियो की बात करूँ तो हाइपरटेंशन, इश्केमिक हार्ट डिसीज या MI, rheumatic fever, rheumatic heart disease and arrhythmias. These are the important topics. See, जो diseases publicly relevant है like hypertension, diabetes, hypothyroidism, these are all the diseases that are quite relevant for India. तो उसके ऊपर questions usually ज़्यादा आते हैं, जैसे कि tuberculosis हो गया infectious diseases में, या malaria हो गया. So you can't afford to ignore them. So please be aware of the like जब मैं कह रहा हूँ ना कि हाइपरटेंशन इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो मीन्स दैट दे माइट आस्क द इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस और दे माइट जंप फ्रॉम द कोर मेडिसिन टू फार्माकोलॉजी. सो यू कांट अफोर्ड टू स्किप फार्माकोलॉजी. जो भी डिसीज आप पढ़ रहे हो, उस डिसीज में जो भी ड्रग्स आते हैं उनका फार्माकोलॉजी भी आपको पढ़ना है. लाइक अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें, इफ यू स्टडिंग हाइपरटेंशन फ्रॉम मेडिसिन, you should also cover the pharmacology of beta blockers and calcium channel blockers, ACE inhibitors and ARBs. That completes your preparation. Okay, so hypertension, ischemic heart disease, rheumatic heart disease and arrhythmias. Similarly, अगर आप arrhythmias के बारे में पढ़ रहे हो तो all the anti-arrhythmic drugs, उनके pharmacology भी आपको पढ़ना है, because complications, side effects, these questions are quite common in UPSC CMS. If you talk about the pulmonology, COPD, asthma, TB इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आपको इनवेरेबली एक या दो क्वेश्चंस TB के बारे में आएंगे ही, डायरेक्टली फ्रॉम मेडिसिन, इंटीग्रेटेड विथ माइक्रोबायोलॉजी और समटाइम्स फ्रॉम सर्जरी, बट यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन ट्यूबरक्लोसिस, especially the updated management protocols. Then pleural effusion. Pleural effusion में ज़्यादातर Light's criteria for differentiation between exudative and transudative effusion. That's important. From neurology, stroke localization, anterior cerebral artery stroke, then posterior circulation strokes, middle cerebral artery strokes. So stroke localization, basic stroke management, especially hypertension management in stroke. Meningitis, mainly CSF analysis, trying to identify whether patient has bacterial meningitis, viral meningitis, fungal meningitis, और management के questions भी आते रहते हैं. Steroids देना है नहीं, what is the benefit of giving steroids, what are the preferred empirical antibiotic therapy in meningitis, those kind of questions you can expect. Okay, then epilepsy management, and again when I'm talking about epilepsy management, anti-epileptic drugs का pharmacology भी आपको cover करना है. Okay, so this is from the cardio, pulmo and neuro topics. The other medicine topics, endocrinology, मैंने ये notice किया है कि among the medicine questions, the higher number of questions come from endocrinology and then CVS and neuro. Okay, so endocrinology, of course, diabetes will be important, and when you're talking about diabetes, you should know not just the classification of diabetes, आपको diagnostic criteria, complications are extremely important, like the diabetic ketoacidosis, diabetic nephropathy, diabetic neuropathy. So I definitely want you to cover especially the diabetic ketoacidosis. एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, either asking you to differentiate between diabetic ketoacidosis or the hyperglycemic hyperosmolar state or the management of diabetic ketoacidosis. Then thyroid questions are often integrated with the pathology. तो आपको थोड़ा बहुत pathology भी cover करना है when you talk about the thyroid. Okay. Then infectious diseases, of course, the infections that are common in the Indian subcontinent, जैसे कि malaria, image based questions भी आ सकते हैं, malarial parasite identification, so you should be aware. Dengue में case definitions,
when do you call it as dengue fever? When do you call it as dengue hemorrhagic fever? Dengue fever, dengue hemorrhagic fever, dengue shock syndrome. So इनके केस डेफिनेशंस और मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए. एंट्रिक फीवर, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस. HIV, स्पेशली कॉम्प्लिकेशंस ऑफ HIV. इस टाइम कोविड के ऊपर शायद क्वेश्चंस ज़्यादा ना आएंगे बिकॉज इट्स काइंड ऑफ बिकम एब्सोल्यूट. अगर आपके पास टाइम है तो कवर द कोविड गाइडलाइंस, बट इफ नॉट मे बी यू कैन स्किप इट. टाइम नहीं है तो आएगा तो शायद एक क्वेश्चन, तो मे बी यू कैन अफोर्ड टू स्किप इट. But the other things that I've told are important for us. We cannot afford to ignore them, right? So HIV complications, TB, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया, इन सब को मिला के आपको कम से कम 6 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं. इट्स एन एक्सट्रीमली हाई यील्ड टॉपिक. वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 8 क्वेश्चंस विद ऑल द इन्फेक्शंस पुट टुगेदर. ओके, देन क्रिटिकल केयर. व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिटिकल केयर, क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आते हैं? Basic emergency management means shock, different types of shock, management of shock, including septic shock, sepsis. So critical care में sepsis भी एक important topic है. Then shock differentiation and management, and then toxicology, mainly poisonings, management of paracetamol poisoning, organophosphate poisoning is extremely important from the Indian context. Organophosphate poisoning. And beyond that, other poisonings like aluminum phosphide poisoning, questions can be asked, either antidote or initial stabilization. इसके बारे में questions पूछ सकते हैं, right? So this is the core of medicine from which you are going to get more than 70% of the MCQs that are going to come from medicine. मतलब 96 क्वेश्चन अगर मेडिसिन से है तो इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. बाकी दूसरे टॉपिक से उनसे भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे. Okay. Now, if you talk about the pediatrics, what are the core topics? If you ask me, sir, only tell me one chapter or one topic to read, then I would say growth and milestones. Invariably, इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं. That's like quite routine in the UPSC CMS. Okay, so you should be familiar with all the motor, social, and language development tracking. Then malnutrition is also an important topic. Then you will get 1 or 2 questions on the universal immunization program, right? If any changes are made in the schedule, you should be aware about it. All the vaccine updates should be there with you. Then from the neonatology, neonatal resuscitation के बारे में questions पूछे जाते हैं. neonatal jaundice के बारे में भी questions आते रहते हैं. And in case some questions also come from pediatric emergencies, especially composition of ORS, repeatedly asked topic. So you should be familiar with the ORS composition. Okay, so that's from the pediatrics. So if you cover these topics, you should be able to address at least out of 120 questions that come from medicine, you should be able to at least you should be able to answer 75 to 80 of them, provided you have studied them thoroughly. मतलब मेडिसिन मतलब सिर्फ मेडिसिन किताब में जो लिखा है वो नहीं, आजू बाजू का जो इंटीग्रेशन है, जो फार्माकोलॉजी है, थोड़ा बहुत पैथोलॉजी, बेसिक फिजियोलॉजी, इफ यू हैव कवर्ड दैट, यू शुड बी एबल टू easily manage 75 to 80 questions from these important topics that we have listed. Okay, if you feel that your basics are not strong enough, then आपको आपकी जो topic list है आपको expand करना पड़ेगा. You have to cover other topics as well so that you don't miss the other questions. Now from the paper 2, where you will have general surgery, obs gyn and PSM. हाँ, did I tell you medicine when I said 96, it did not mean purely medicine. I have told integrated. उसके साथ साथ allied subjects, मतलब dermatology, psychiatry, these are allied subjects to medicine. उनके भी questions आते हैं. Okay, so you should be aware. Now talking about the surgery, general surgery में कौन से topics ज़्यादा important है? Abdominal crisis like appendicitis, cholelithiasis, peritonitis. Then wound healing mechanisms, burn stages. बार बार पूछा गया हुआ एक previous year topic है. Glasgow Coma Scale, again repeatedly asked question. Orthopedic fractures, especially named fractures, repeatedly asked, so you should be familiar. In case of obs gynae, antenatal screening, तो ये तो आपको पता ही है, this is an expected topic whether it is NEET PG, FMG or INI-CET, and for that matter even in UPSC CMS. Then staging of normal labor, managing PPH, I'm expecting a question on this time.
Okay, then pre-eclampsia, eclampsia, yes, you are all expecting questions on this, and GDM. So these are the standard repeatedly asked topics for NEET PG, FMG, INICT, and also UPSC CMS. From the gynecology part, PID, fibroids, endometriosis, cervical cancer screening, family planning, including the temporary and permanent methods, and MTP Act amendments. So this time you are expecting an important question on this. So go through the MTP Act amendments as well. Okay. Now, what are the important topics from PSM that one cannot afford to miss? You will have a lot of questions on epidemiology apart from the environmental and administration issues. The epidemiology study design related questions like what is an RCT, what are the characteristics of an RCT, CCT, cohort, all of those questions can be asked. National programs are extremely important. Invariably, you are expecting at least 3 to 4 questions on the national programs. So if you have time, I want you to give 1 day time only for revising the national programs. The National TB Elimination Program, Leprosy Eradication Program, Blindness Control Program, जो भी PSM में आपको लिस्ट आता है, they are all important. यहाँ पे हमारे टीम ने 2-3 ही मेंशन किया है, but all the national programs are important, including the National Vector-Borne Disease Control Program. Then biostatistics, calculations of sensitivity, specificity. So 1 or 2 questions you can expect here. If you have some 2 to 3 hours to spend on biostatistics, worth it, because 1 to 2 marks you can get from that 1 to 2 hours of effort. Okay. Then from the environment, biomedical waste, you are definitely expecting 1 question on the colored bag segregation. ये तो आपको पता ही है, हर एग्जाम के लिए important है. From the environmental health, water purification metrics, air pollution indicators, it is becoming an important emerging topic, air pollution indicators, right? And then also the pneumoconiosis, means occupational lung disorder, silicosis, asbestosis, coal workers pneumoconiosis, chronic borreliosis, इनके ऊपर एक क्वेश्चन शायद आ सकता है. And then health delivery systems, primary health care and NHM initiatives, इनके बारे में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है. Okay, so this is going to be the structure of your paper 2. Now in paper 2, there may be little integration from the radiology. So you might have 1 or 2 questions on radiology integrated with surgery in the paper 2. You might also have 1 or 2 questions on radiology integrated with medicine or pediatrics in paper 1. So now, if you have only 30 days left for your UPSC CMS examination, what are the key strategies that you should employ so that you can get the best out of your attempt at UPSC CMS? I would say if you have 30 days left, you know that there are 2 papers. So I certainly want you to spend 15 days on each paper. And the 15 days for paper 1 preparation and 15 days for paper 2 preparation. आप जैसे चाहे आप split करो. मतलब whether you want to do medicine pediatrics first and then go to surgery, obs gyn and PSM, or you do medicine first and then go to surgery and then come to pediatrics, then go to obs gyn, doesn't matter, but आपका जो time distribution है ideal होगा. आप दोनों papers का equal weightage है तो आपको time distribution भी equal करना है. Now what I would say is, अगर आपने already NEET PG के लिए prepare किया है तो you're kind of having, you're in the loop, तो आपको बस revise ही करना है. But if you're beginning fresh, देखो जो रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है, जो भी आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो जस्ट स्टिक टू इट. बट इफ यू आर बिगिनिंग फ्रेश, देन आई वांट you to spend 10 days on covering topics and 5 days on revision. 5 days of revision. Same for the paper 2 also, 10 days on topics and 5 days of revision. Now please remember, when I'm saying topics, of course अगर आप fresh start कर रहे हो तो 10 दिन में क्या मेडिसिन कंप्लीट कर सकते हो, 10 दिन में क्या सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स गाइन क्या कंप्लीट कर सकते हो. यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन हाई यील्ड टॉपिक्स, सो व्हेन आई से टॉपिक्स, दे आर ऑल दी हाई यील्ड टॉपिक्स. कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स का लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको दे दिया है थ्रू दिस लेक्चर. सो आई वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन
high yield topics from surgery and obs-gyn, pediatrics and medicine. Don't try to cover everything. नहीं हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है. So stick to the important topics. जो नीट पीजी में हाई यील्ड होते हैं, they are high yield even for UPSC CMS with an added weightage to publicly relevant diseases. Like TB के लिए थोड़ा सा weightage ज़्यादा आ जाता है, PSM के लिए थोड़ा सा weightage ज़्यादा आ जाता है, especially in the PSM, the national programs के लिए weightage थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है. So you have to definitely give that extra weightage. Okay. In the 10 days that you are giving for the medicine, I want you to spend 5 to 6 days on med and around 4 days on pediatrics. Now you might ask, sir, medicine has much more weightage and why are you telling 5 to 6 days and more weightage to pediatrics? देखो जितना आप pediatrics पे effort डालोगे, going closer to answering 24 questions is high. मेडिसिन जहाँ तक मैंने यूपीएससी सीएमएस देखा है, द स्पेक्ट्रम इज वाइड. नीट पीजी से थोड़ा सा अलग गेम है. सो यू मे नॉट बी एबल टू हिट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम मेडिसिन. तो एवरी क्वेश्चन के लिए बिल्कुल एम ना करो इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम. इफ यू ऑलरेडी डन नीट पीजी एंड यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर नीट पीजी एंड यू आर नाउ गेटिंग इनटू द सीएमएस, तो शायद आपके लिए जो भी आपका नीट पीजी सोर्स है वो बस आप 10 दिन में हो सके जितना दिन दे के रिवाइज कर लो. बट फॉर द फ्रेशर्स हु आर लाइक इंटर्नशिप के बाद पहला यूपीएससी सीएमएस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, नीट पीजी का प्रिपरेशन है, एक राउंड आपने अभी तक किया नहीं है, इन दैट केस आई वांट यू टू गिव मोर वेटेज टू पीडियाट्रिक्स, क्योंकि एफर्ट के हिसाब से यील्ड का चांसेस ज़्यादा है. ओके, देन व्हेन इट कम्स टू द रिविजन, इन द रिविजन पार्ट आई वांट यू टू डू 3 years ऑफ PYQs. रेडीली अवेलेबल हैं आपको इंटरनेट में, आराम से यू कैन गेट इट. Go through them, 3 years of PYQs and then convert those PYQs to PYTs and make sure वो topics भी आप cover कर चुके हैं. शायद already आपने cover कर चुका होगा because we have considered them as high yield. अगर आपको कोई ऐसा PYQ encounter होता है जो आपने किया नहीं है as a topic, तो cover them in the remaining 5 days. So with this you can aim for a score of 66 to 75% accuracy. Okay. सेम अप्लाइज टू पेपर 2. पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है? आई वुड सजेस्ट 4 days टू PSM, ओके, 3 days टू सर्जरी एंड 3 days टू ऑब्स-गाइन, बिकॉज PSM इज फैक्ट बेस्ड. कम टाइम में आपको बस याद रख के लिखना है. सर्जरी एंड ऑब्स-गाइन द क्वेश्चंस माइट रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल नॉलेज, तो कम टाइम पे डेवलप करना मुश्किल है. If you have been preparing for some time, then maybe you can. If not, it's better होगा कि आप 4 दिन PSM के लिए दे दो. वो 4 दिन से आपको ज़्यादा yield मिलेगा in comparison to surgery and obs-gyn. Okay, and then the last 5 days, I want you to go for the revision. And when you are revising, बस इतना ही है कि आपको फिर से यहाँ पे भी पिछले 3 साल का PYQs करना है, और उन PYQs में जो भी आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने डिटेल में नहीं किया है, तो टेक दैट एज अ PYT एंड कंप्लीट इट. दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जहाँ से आपको कम एफर्ट में ज़्यादा यील्ड मिल सकता है. बट दोज हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ नीट PG पाथ एंड यू आर गिविंग इट टू ट्राई योर लक, और मे बी सीरियसली दे रहे हैं लेकिन नीट पीजी के लिए आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है, तो देन आई वुड से स्टिक टू योर सोर्स. आपको सोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, जस्ट गिव एम्फोसिस ऑन PYTs, CMS PYTs, जैसे कि नेशनल प्रोग्राम्स, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राइट, मेडिसिन में ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, HIV, जो कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स हैं CMS के, उन पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फसाइज करो, बट देन स्टिक टू योर सोर्स. ओके, नाउ इफ़ यू आस्क मी, सर कैन आई, बिकॉज टाइम तो ज़्यादा नहीं है, कैन आई यूज़ रैपिड रिविजन फॉर UPSC CMS जो नीट PG के लिए बना है, क्या वो रैपिड रिविजन यूजफुल है? वेल, इट्स क्वाइट यूजफुल. जो कंटेंट रैपिड रिवीजन में मिलता है आपको मोस्टली एड्रेसेस ऑल दीज टॉपिक्स. ओनली थिंग इज इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर,
आपको बेसिक्स उतना स्ट्रांगली डेवलप आपने नहीं किया है, तो देन यू मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम रैपिड रिविजन। सो स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, यू कैन स्टार्ट विथ रैपिड रिविजन। किसी भी टॉपिक में आपको लगता है कि हाँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इससे मेरे एमसीक्यूज नहीं निकलने वाले हैं, देन यू कैन स्विच टू दी मेन वीडियोज एंड कवर फ्रॉम द मेन वीडियोज। बाकी सब जहाँ पे आपको रैपिड रिविजन से समझ में आ रहा है, यू कैन स्टिक टू रैपिड रिविजन इटसेल्फ। ओके, बट PYQs एंड PYTs आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैंने ये नीट पीजी के कंपैरिजन में ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा क्वेश्चंस डिट्टो रिपीट होते हुए देखा है यूपीएससी सीएमएस में। So if you have time, definitely cover more than 3 years, but minimum 3 years of previous year questions and previous year topics आपको cover करना ही है। So hopefully with this, you will be able to do great on the CMS. So I'm wishing you all the best for the victory. We will see you on the other side of the victory. We'll talk more about it. Till then, have a good time.